सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन हो रही है वो पीस डील की हो रही है, जो कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो क्या समझते हैं क्या ये जो इसमें अमन की नीयत कितनी है? क्या वाकई ही अमन कायम होगा या हमास को एक साइड पे रखने से ये सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में? जी प्लीज। साइड पे तो रखा इसलिए नहीं जा सकता कि वो एक पार्टी है जी। ना इसराइल को साइड पे रखा जा सकता है जी। और अमेरिका दुनिया में हर मुल्क का नेबर है जी जी, बस उसकी ताकत इतनी है, वो हर जगह मौजूद है जी जी, अपने आप को डिप्लाई किया तो इसलिए वो जो है किसी को साइड पे रख के तो अमन नहीं हो सकता जी। और यही मुश्किल है क्योंकि कोई भी ऐसा अमल मुझे नजर नहीं आ रहा कि टोटली सेटिस्फैक्ट्री हो फ़लस्तीनियों के लिए या इजराइलियों के लिए। हमारे लिहाज से तो सेहत पे इसराइल तो इतना बड़ा जालिम है कि उसके लिए तो मैं कहना कि उसकी उमंगें पूरी ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन फ़लस्तीनियों की भी पूरी उमंगें पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप बातचीत करते हैं तो आपको स्टेटेड पोजीशन से हटना पड़ता है। लेकिन जिसके दिल में, सीने में जिसके दिल है, वो सुबह जब मैं तो कम से कम आंखें बंद कर लेता हूँ, देखा नहीं जाता ऐसे ही जो बच्चे औरतें जिस तरह वो संग दिली से उनको जहाज जेनोसाइड टोटल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं, पूछने वाला कोई नहीं। जब ये जंगल का कानून हो तो फिर आप यही करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो, इस उम्मीद में आप करते हैं कि आज के हालात हमेशा नहीं रहेंगे जी। एग्जैक्ट। अगर आज आप फलस्तीन की लोग रियासती बात बंदे रहेंगे तो सियासत होगी जी जी। और रियासत कहाँ बनेंगे, बंदे ही नहीं होंगे। इससे पहले तो नेतन्याहू ये कह रहे थे कि जी मैं तो वेस्ट बैंक को जम कर लूंगा जी जी, भैया जम कर लूंगा तो आसमान पे बनेगी फलस्तीन की रियासत। उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन थी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप टोटल सपोर्टर है इसराइल के, कोई इसमें दो राय तो नहीं है ना। और वो इसलिए सपोर्टर नहीं कि बड़े वो बड़ी मजहबी आदमी है, लेकिन उनको जो उनका जो बेस है वो बड़ा मजहबी है, राइट विंग क्रिश्चियन बेस है, जिसको ठीक है इजरायली लॉबी तो सपोर्ट करती है, लेकिन राइट विंग क्रिश्चियन सपोर्ट लॉबी भी अगर हम इसको कहें तो जी, जूइश लॉबी जो अमेरिका में भी यूएस लॉबी जो है वो सिर्फ अमूमन लोग समझते हैं कि प्रो इजरायली सिर्फ इजरायली लॉबी नहीं, जो बेस है रिपब्लिकन पार्टी राइट का वो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट है, जो सख्त किस्म के क्रिश्चियंस हैं, वो को 30% वोटर है, वो वोट देते ना इनको। तो इसलिए उनसे तवक्को करना कि बड़े मुसलमानों के हामी होंगे, ये तो वो लोगों की जन्नत में रहने वाली बात है। सवाल ये है कि अगर रद्द ही कर दें सब कुछ, 8 बड़े मुल्क हैं इस्लामी दुनिया के जी जी, एक बंदे ने नहीं किया। अगर 8 मुल्क इस नतीजे पहुंचे हैं, शायद रोमन्स की लैंग्वेज में रोमन्स कहा करते थे, ही हु फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे। ठीक, ये वक्त जो आज प्रो इजराइल है ये नहीं रहेगा। सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सवाए हिंदुस्तान को छोड़ दें, उसमें भी मुसलमान तो बहुत नाराज हैं, क्रिश्चियंस भी खुश नहीं होंगे, सिख भी खुश नहीं होंगे, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हो सकता है खुश हों कि जी उनको खुश किया भी जाता है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भी एक्सट्रीमिस्ट। मैं बहुत से ऐसे इंडियंस को जानता हूँ जिनसे मैंने डील किया, वो इस पर खुश नहीं है, मुझे वो मैसेजेस भेज रहे हैं, वो इसराइल के खिलाफ है, करंट गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है उसको अगर उनको छोड़ दें तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं जो लानत नहीं भेजता इसराइल की पॉलिसीज पे। बरतानिया, फ्रांस, मैं हुकूमतों की नहीं बात कर रहा, जी जी बिल्कुल, मैं अवाम की बात बिल्कुल। तब ये पोजीशन हो तो ये एक मफरूजा कि कल आज से बेहतर होगा, ये कोई बहुत गलत मफरूजा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो चीज तो बचे जिसके प्रोस्पेक्ट्स आप कह रहे हैं आइंदा वो आज ही नहीं रहेगी तो प्रोस्पेक्ट्स क्या करेंगे। सही। तो इसलिए अच्छा, इसमें एक ये बात भी है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले कहा गया कि खैर मकदम किया गया, उसके बाद कहा जी हम इनके नुक्ताजात को तब्दीली की गई है, इसमें ये वो ड्राफ्ट नहीं है, ये तब्दीली। तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग कहाँ है? एक दफा तो पहले कहते हैं कि हम खुशाइंद है और अब कहते हैं जी हम नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। देखें, मैं
मेरा कोई मुस्लिम लीग से वास्ता ही नहीं है, कोई मुझ पे पाबंदी नहीं कि मैं उनको डिफेंड करूं, मुझ पे क्या पाबंदी है, मैं टोटली आज़ाद हूं, मैं पाकिस्तान को जो बेहतर समझता हूं कहूँगा। तो अगर तो ये सिर्फ हुकूमत कह रही होती तो और बात थी, ये तो पूरे 8 मुसलमान मुल्क कह रहे हैं। भाई तुर्की जो है उसका डाउट है आपको सही कि वो स्टैंड लेता है या नहीं लेता? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड। तो अगर तुर्की भी इसको वेलकम कर रहा है, क्यों? कि उनको पता है दूसरा जो अल्टरनेटिव है इससे वर्स। हाँ, या तो इतनी ताकत हो कि रोक ले जो दूसरा अल्टरनेटिव है, उसके लिए तो एफर्ट ही नहीं की गई। पहली एफर्ट अब क्या हुई है, और उसके लिए इजराइल रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कतर पे उसने हमला कर दिया, उसके नतीजे पाकिस्तान, हमारी जो डील हुई है पाकिस्तान सऊदी सिर्फ कतर पे हमले की वजह से नहीं हुई है, वो एक फैक्टर है। हमारी पहले हम बहुत क्लोज थे इनके साथ, वो फॉर्मल अब हो गया है, और फॉर्मल होने का बड़ा फर्क पड़ता है, नफ्सियाती जबरदस्त फर्क पड़ता है। इजरायली क्यों गुंडागर्दी कर रहा था कि जी मैं न्यूक्लियर पावर हूं, हालांकि क्लेम भी नहीं करते कि हैं, सारी दुनिया को पता क्या है, गुंडागर्दी वो कर रहे थे। अब सऊदी अरब और यूएई और कतर के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के जहाज़ भी हैं, हथियार भी हैं, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, ना खुदा ना करे कभी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो हमारी ज़िंदगी में, कोई भी ना करे। अगर करेगा तो ये पता नहीं क्या असर होगा जिस इलाके में हुआ। बल्कि सारी दुनिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, जी जी, उसको कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर सही। न्यूक्लियर विंटर क्या होती है कि सारी दुनिया की तबाही हो जाएगी अगर उस पर बम ना भी पड़े। क्लाइमेट चेंज, ना कोई चीज उगेगी, ना हवा सही किस्म की इनहेल कर सकेंगे। तो मेरा कहना ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने कहा न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, लेकिन इजराइल के डर ज़हन में जो एक गुंडों वाली कहानी थी, जिसको चाहे मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, किक मार रहा है, आग लगा रहा है, कत्ल कर रहा है, अब उसको ये सऊदी अरेबिया के बाद जो हुई है, अब उनको ये समझ आई है कि एक रियासत है जो कि न्यूक्लियर रियासत, ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने हैं, डिटरेंस है, न्यूक्लियर ये एक है। इसके बाद उन्होंने अपने कलेक्टिव डिफेंस अलायंस की भी बात की है। सही। अच्छा सर, इसमें एक आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि जैसे अब जो ट्रम्प साहब है वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जंगें जो है वो बंद हो, जो उनका क्लेम है कि ट्रम्प साहब का कि जितनी भी एक्टिव जंगें हैं वो ख़त्म करें और अमन जो हो। तो सर यूएन जो है उसको 80 साल हो गए हैं सर, वो फोत हो गया है या उसका रोल ख़त्म हो गया कि ट्रम्प साहब ने जंगें अगर ख़त्म करनी है तो यूएन का रोल तो ख़त्म हो गया? यही सितम ज़रीफ़ी है कि अमेरिका की वजह से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादातर इस इशू पे, बाकी इशू पे कभी रूस भी वीटो यूज करता है, कभी कभी चीन कर लेता है, लेकिन ज्यादातर तो अमेरिका यूज करता है। 51 टाइम्स। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यूएन फेल हुई है, नहीं, यूएन की तो बहुत सी बॉडीज हैं, ये जो बेचारे भूखों खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कम रोल है? कहना तो बड़ा आसान है जी, फेल हो गई, बंदे उनके मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी एजेंसी जो है, जी जी बिल्कुल, यूएनएचआरसी वही मर रहे हैं ना, जी जी, उसी के तो दुश्मन है ये इजराइल। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की काम नहीं कर रही, यूनेस्को नहीं काम कर रही, उनकी ह्यूमन राइट्स बॉडीज भी हैं, लेकिन अगर ताकत वीटो की जो है वो सिर्फ 5 मुल्कों के पास, और इजराइल के मामले में अमेरिका हमेशा सही करता है। क्यों? कि इजराइल अभी तक, हाँ मैं अभी तक कभी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा, वो उनकी लोकल इंटरनल पॉलिसी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया, अमन स्टेबलाइज हो गया थोड़ी देर के लिए, तो मुस्तकबिल में बेहतर होगा और इजराइल पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए आपने पूछा, नहीं मैं नहीं मानता कि यूएन, खुदा करे कि यूएन ना फेल हो, जैसे फेल हो गई थी लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि कुछ भी नहीं है फिर। अभी कम से कम इकट्ठे होकर मॉरल प्रेशर तो पड़ता है ना, जनरल असेंबली का वोट तो आता है ना, जी जी बेशक, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग तो होती है ना, जी जी, 14 ने वोट किया था इजराइल के खिलाफ, ये छोटी बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका ने वीटो किया था, और एक मौके पे तो 15 इकट्ठे हो गए थे
इसका मतलब है कि अगर वो है तो नजर आ रहा है ना, वो है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, जिसको हम इंटरनेशनल लीगैलिटी कहते हैं। अगर कल सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए, वर्ल्ड कोड भी खत्म हो जाए, जरूरत नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि इजराइल को ये कहने वाला भी कोई नहीं कि तुम का इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हो, तुम्हारे हम अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। हमेशा कानून गरीब के हक में आता है। अमीर को कोई कानून की जरूरत नहीं, दौलतमंद को कोई जरूरत नहीं, ताकतवर को कम जरूरत है, बल्कि ताकतवर की जरूरत ही नहीं है। जैसे अमेरिका, उसको क्या जरूरत है यूनाइटेड नेशंस की, वो जो चाहता कर सकता है, बल्कि यूएन उस पे एक किस्म की कदगन है। तो मैं कहूँगा इसको इस पैराए में नहीं देखना चाहिए कि यूएन किस मर्ज की दवा है। यूएन की कमजोरी ही वीटो पावर है, और वो वीटो पावर छोड़ने को कोई मुल्क तैयार नहीं। वो आप जो इशू कर रहे हैं यूएन रिफॉर्म की कर रहे हैं, वो लंबा मामला है कि किस तरह हो। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो मुझे याद है कि हिंदुस्तान, जापान और जर्मनी कोशिश करते थे, और साउथ अफ्रीका और मुखालफत करते थे पाकिस्तान, जर्मनी, अर्जेंटीना, इटली। क्यों? हमको नहीं सूट करता था वो, हमारी कोई जर्मनी से दुश्मनी नहीं, जापान से दुश्मनी नहीं, लेकिन हम चाहते थे कि भाई ये जो आगे 5 की मुसीबत हमारे गले पड़ी हुई है सही कह ये अब और हमारे गले पड़ जाएं, तो हमारा रिफॉर्म का और रास्ता था। इंडिया और जापान कह रहे थे, और साउथ अफ्रीका और जर्मनी, कि हमें वहां लाओ जहां तुम बैठे हो। नहीं, हमने कहा नहीं, 5 ही काफी। सही।